हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी श्वसन तंत्र से संबंधित। ठीक है, श्वसन तंत्र जो होता है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि फेफड़े, दाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं, बाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं, या श्वसन तंत्र के कितने भाग होते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, उसमें कितने छोटे छोटे प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह के जो क्वेश्चन, जैसे मान लो चारों तरफ से क्या घेरे रहता है, तो पिलूरा वगैरह, जो चारों तरफ से उसको सुरक्षा कवच होता है उसको पिलूरा कहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके श्वसन तंत्र से आपके बनेंगे, श्वसन तंत्र से या फेफड़े से, तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। ठीक है, श्वसन तंत्र। तो पहले देखिए क्या होता है श्वसन तंत्र में। पहले जो है उसका देखिए आकार बनेगा। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ मुंह है, इस तरह से जो मुंह बनता है, इसके ऊपर हमारी क्या होती है, नाक होती है। इससे ऊपर ही हमारी क्या बनती है, नाक बनती है। ठीक, और यहीं से आपका क्या है, नस का द्वार होता है ये। ठीक है, ये हमारा मुंह हो गया। और इस तरह से क्या है आपका श्वसन तंत्र जो नाक से हम लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए ये नाक है, अगर यहाँ से हमने सांस ली और वो सांस हमारी गई श्वास नली में, और यहीं पर हमारा क्या होता है, कंठ होता है। यहाँ पर क्या होता है हमारा, वो कंठ होता है। ठीक, और कंठ के पास ही क्या होती है, यहीं से आपकी जो नाली ये है जो वो मतलब पाचन तंत्र के लिए अलग हो जाती है यहीं से नली, और श्वास के लिए यहीं से श्वास नली अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बनेगा आपको ये बन के जो तैयार होगी। ठीक, फिर इसको क्या है, दो भागों में बट जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये आपकी दो भागों में बट जाएगी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अगर ये आपका कंठ हो गया, मान लो यहाँ पर ये जो हो गया वो आपका क्या हो गया, कंठ। ये आपका कंठ हो गया। ठीक, और ये क्या हो गई, ये आपकी श्वास नली हो गई। इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम आपकी क्या कहेंगे, श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपकी कंठ हो गया, ये आपकी श्वास नली हो गई। कौन सी हो गई, श्वास नली। ठीक है, और श्वास नली के बाद आपकी क्या है, वायु नली और श्वास नली। ठीक है, तो वायु नली कौन सी आपकी, श्वास नली या वायु नली। अब आपको क्या है, श्वास नली आपकी ये हो गई, और आपकी वायु नली ये आपकी क्या है, श्वास नली है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, वायु नली कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, वायु नली कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु नली। ठीक है, श्वास नली ये हो गई और वायु नली, और यहीं पर आपका क्या है, फेफड़े बन करके तैयार होते हैं। ये इस तरह से क्या है, आपके दोनों साइड पर फेफड़े बन करके तैयार हो जाते हैं। इस तरह से क्या है, दोनों फेफड़े आप बन करके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इस तरह से जो है आपके फेफड़े जो है वो बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी में इसके भाग पूछे जाते हैं, कितने भाग होते हैं, दाहिने फेफड़े और बायां फेफड़ा। एक आपका दाहिना हो गया, एक आपका बायां। ये आपका क्या हो गया, दाहिना फेफड़ा हो गया। क्या हो गया, इसे कहेंगे हम दाहिना फेफड़ा। ये आपका दाहिना फेफड़ा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बायां फेफड़ा हो गया। कौन सा हो गया, बायां फेफड़ा। ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए फेफड़े में कितने, दाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, और बाएं फेफड़े में आपके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। इसमें 2 भाग होंगे दाएं फेफड़े में, और बाएं फेफड़े में आपके 3 भाग होते हैं। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, और इसमें छोटी छोटी क्या है, वायु कोश होते हैं। इसमें क्या है, छोटे छोटे आपके 300 मिलियन के करीब क्या है, वायु कोष्ठ होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, वायु कोष्ठ, और इनकी संख्या आपकी पूछी जाती है तो कितनी होती है आपकी, 300 मिलियन के करीब होती है। कितनी होती है, 300 मिलियन। इसका भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि इस फेफड़े के अंदर कितने वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो वायु कोष्ठ होते हैं
वो कितने पाए जाते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ठीक है, वायु कोष्ठ कितने पाए जाते हैं। ठीक है, तो वायु कोष्ठों की अगर संख्या पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी, 300 मिलियन। ठीक है, इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ। इस तरह से क्या है, छोटे छोटे भाग होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं पूरे फेफड़े के अंदर। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन लेने के बाद पूरे फेफड़े में फैलते हैं, और यहीं पर क्या होता है, हमारा रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है। रक्त को जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ, फेफड़े के द्वारा ही मिलती है। रक्त को जो ऑक्सीजन मिलेगी वो कहाँ से मिलती है, फेफड़ों के द्वारा ही ली जाती है वो ऑक्सीजन, जो जा कर के रक्त में मिलती है। ठीक है, तो छोटे छोटे ये प्रकोष्ठ इस तरह से आपके होते हैं बने हुए। और ये कितने होते हैं, छोटे छोटे वायु प्रकोष्ठ कितने होते हैं, ये वायु प्रकोष्ठ जिसे कहते हैं या वायु कोष्ठ कहते हैं। तो वायु कोष्ठ जो होते हैं वो कितने होते हैं, वायु कोष्ठ जिसे हम कहेंगे वो करीब 300 मिलियन होते हैं। कितने, 300 मिलियन। 300 मिलियन वायु कोष्ठ होते हैं आपके फेफड़ों के अंदर। ठीक है, को अगर पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है कितने मिलियन होते हैं, तो 300 मिलियन वायु कोष्ठ ये छोटे छोटे जो पाए जाते हैं ये फेफड़े के अंदर आपके होते हैं बने हुए। ठीक है, अब क्या है, इसमें एक इसको आवरण एक होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक आवरण होता है जिसे सुरक्षा कवच कहते हैं। सुरक्षा कवच, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि फेफड़ों का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, फेफड़ों का सुरक्षा कवच किसे कहेंगे। तो फेफड़ों का जो सुरक्षा कवच होगा वो प्लूरा नाम से कहलाता है। क्या कहलाता है उसको हम प्लूरा कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, झिल्ली नुमा एक आवरण होता है फेफड़ों के ऊपर, महीन सा चढ़ा हुआ। क्या होता है, महीन सा आवरण होता है। इस तरह से झिल्ली नुमा ये आवरण इसके ऊपर एक चढ़ा हुआ होता है, फेफड़ों के दोनों फेफड़ों के ऊपर ये आवरण चढ़ा हुआ होता है। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ों के चारों तरफ जो आवरण होता है खिंचा हुआ, जो सुरक्षा कवच होता है, उसे क्या कहते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो सुरक्षा कवच होता है इसको हम प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लूरा। इसको क्या कहेंगे, प्लूरा कहेंगे। ठीक है, जो सुरक्षा कवच का प्रदान करता है चारों तरफ फेफड़ों के, उसको हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, ये जो होगा वो क्या होगा, चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं इसको, वो प्लूरा होता है। और ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि प्लूरा किसे कहते हैं, या फिर फेफड़े के चारों तरफ जो सुरक्षा प्रदान करता है उस परत को क्या कहते हैं, तो उसको हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, अब प्लूरा के अंदर भी आपके भाग होते हैं। प्लूरा में कौन से भाग होते हैं, जैसे प्लूरल में भी आपके कितने हैं, 2 भाग होते हैं। कैसी, 2 प्रकार की इसमें झिल्ली होती है। ये झिल्ली भी क्या होती है, जो झिल्ली होती है बनी हुई, ये दो रूपों में बटी होती है, मतलब 2 भाग होते हैं इसके। एक होता है पेरियल प्लूरा और एक होता है विसरल। ठीक है, पेरिरल और विसरल कौन सी होती है, पेरिटल और विसरल, पेरिटल। ठीक है, अंदर मान लो जी इसको हमने 2 भागों में बांटा इसको, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी अंदरूनी जो हो गई वो आपकी कौन सी हो गई, पेरिटल, पेरिटल प्लूरा। और ये बाहर वाली जो भाग हो गया वो हो गया विसरल। कौन सी होती है, विसरल प्लूरा। ठीक है, 2 प्रकार की झिल्लियां होती हैं। इसमें क्या होती हैं, मतलब झिल्ली के 2 भाग होते हैं, ये समझ लीजिए। झिल्ली जो है बाहरी नाम दूसरा है झिल्ली के बाहरी परत का, और अंदरूनी परत का दूसरा नाम है। अंदरूनी परत का नाम पेरिटल है और बाहरी परत का नाम क्या है, विसरल है। ठीक है, और इसमें एक फ्लूइड होता है, इसी के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, जो कि लसलसा पदार्थ होता है, हल्का सा लसलसा पदार्थ होता है इसी परत के अंदर जो भरा हुआ होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फुफ्फुस बरणीय द्रव। क्या कहेंगे, फुफ्फुस बरणीय द्रव भी इसे कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस और बरणीय द्रव कहते हैं। फुफ्फुस बरणीय द्रव इसे कहते हैं, जो कि आपके प्लूरा के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, तो प्लूरा जो सुरक्षा प्रदान करे उसे प्लूरा कहते हैं। प्लूरा के अंदरूनी परत को कह रहे हैं पेरिटल प्लूरा, और प्लूरा के बाहरी परत को कहते हैं विसरल प्लूरा, और इन दोनों के बीच में जो भरा जाता है वो फ्लूइड का क्या नाम है, तो उसे कहते हैं फुफ्फुस बरणीय द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस बरणीय द्रव कहा जाता है, जो कि ये सुरक्षा जो प्रदान करती है प्लूरा उसकी परत के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, यहीं से जो है आपका क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसी के नीचे एक क्या होती है, इसी के नीचे इस तरह से एक परत होती है, डायफ्राम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं,
डायफ्राम। और इस डायफ्राम का क्या काम होता है, इसे क्या कहते हैं हम, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम। ठीक है, यानी फेफड़े और पाचन तंत्र को ये अलग करती है। फेफड़ों को और पाचन तंत्र को अलग करने वाली परत को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि इसे क्या कहेंगे, हम डायफ्राम कहेंगे। यानी जो फेफड़ों को और आपके पाचन तंत्र को दोनों को जो अलग करती है, अलग अलग करती है, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, नासा द्वार हो गया। क्या हो गया, नासा द्वार। इसे क्या कहते हैं हम, नासा द्वार कहते हैं। और कंठ से पहले जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, कंठ से जो पहले होगी वो नासा गिरसनी होती है। यहाँ पर जो होती है वो नासा गिरसनी होती है। क्या होती है, नासा गिरसनी। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये नासा द्वार हो गया, ये नासा गिरसनी हो गई, यहाँ पर आपका कंठ हो गया, ये आपकी वायु नली हो गई, और ये आपका श्वास नली हो गई। और इसके बाद आपकी ये फेफड़ा होगी, ये दायां फेफड़ा हो गया, ये बायां फेफड़ा हो गया। दाएं फेफड़े में 2 भाग और बाएं फेफड़े में 3 भाग। इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं या जिनको आवरण भी कहते हैं, ठीक है, या वायु कोष्ठ कहते हैं, वो कितने होते हैं, तो करीब कितने 300 मिलियन के करीब होते हैं। इसको पाचन तंत्र को और फेफड़ों को जो अलग करता है उसे डायफ्राम कहते हैं। जो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करे उस परत को पिलूरा कहते हैं। पिलूरा कितने भागों में बटी है, 2 भागों में। उसकी 2 परतें होते हैं, एक अंदरूनी परत, एक बाहरी परत। अंदरूनी परत को हम पेरिटल पिलूरा कहते हैं और बाहरी परत को हम विसरल पिलूरा कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा जाता है वो फुफ्फुस वर्णीय द्रव्य कहलाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपके श्वसन तंत्र से क्वेश्चन बनते हैं जो कि फेफड़े से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अगले जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आपके कैसे बने, जो आपके लिखित रूप में बनते हैं। कैसे बनते हैं, लिखित रूप में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा अभी। ठीक है, जो कि आपके श्वसन तंत्र से बनते हैं। श्वसन तंत्र से जो सारी शिक्षा में क्वेश्चन आपके बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, श्वसन तंत्र में कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे फेफड़ों में भाग। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है, फेफड़ों के 5 भाग होते हैं। फेफड़े जो होते हैं उनके कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। 5 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 5 भाग होते हैं। पहला आपका जैसे मान लीजिए दायां, तो दायां फेफड़ा, तो दाएं फेफड़े में जो भाग होंगे वो कितने होते हैं, दाएं में होते हैं 2 भाग, और बाएं फेफड़े में होते हैं, बाएं फेफड़े में अगर पूछ लिया जाएगा तो होते हैं 3 भाग। कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 5 भाग होते हैं आपके फेफड़े में। ठीक है, आपका दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके फेफड़ों के चारों ओर जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो फेफड़ों क्या होता है, फेफड़ों के चारों तरफ जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, पिलूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पिलूरा कहते हैं। जो जिसकी अंदरूनी और बाहरी परत, ठीक है, अंदर की परत को क्या कहेंगे आप, अंदर की परत को जो कहते हैं वो कहते हैं हम अंदर की पेरिटल। अंदर की परत को क्या कहते हैं, पेरिटल पिलूरा। ठीक है, और अगर बाहरी परत की बात करेंगे, क्योंकि 2 परतें होती हैं, तो आप बाहरी परत की बात करें। अब हम बाहरी परत
को, बाहरी परत को क्या कहेंगे हम, अंदर की परत को हम पेरिटल कहेंगे, और बाहरी परत को जो कहेंगे वो विसरल कहेंगे। क्या कहेंगे, विसरल पिलूरा। इसे क्या कहते हैं हम, बाहरी के लिए हम क्या कहते हैं, विसरल पिलूरा कहते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपकी दो ये जो सुरक्षा प्रदान करती है उसको क्या कहते हैं हम, पिलूरा कहते हैं। पिलूरा दो भाग में बटी होती है, आपकी अंदर की परत को पेरिटल पिलूरा कहते हैं, बाहरी परत को आप विसरल पिलूरा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका फेफड़ों में कुल कितने वायुकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, वायुकोष्ठ, वायुकोष्ठ होते हैं। ठीक है, अगर वायुकोष्ठ पूछ ले जाएंगे तो कितने होते हैं आपके, 300 मिलियन। कितने होते हैं, 300 मिलियन वायुकोष्ठ होते हैं। 300 मिलियन वायुकोष्ठ आपके पाए जाते हैं फेफड़े के अंदर। ठीक, अगर आपके लिए इसमें क्या है, आप देखिए एक चीज़ तो उसमें मैं भूल गया था, हाइलिन। ठीक है, हाइलिन उपास्थि के बारे में बताना भूल गया था, जो कि हमारी वायु नली होती है। इस तरह से जो वायु नली है, इस तरह से वायु नली, तो उसमें क्या है, हाइलिन उपास्थि इस तरह से बनी होती है, इस तरह से हाइलिन उपास्थि। ये इसको हाइलिन उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलिन उपास्थि, जो कि हमारी श्वास नली को यानी वायु नली को क्या करती है, चिपकने से रोकती है। वायु नली चिपकने नहीं देती, उसको क्या कहते हैं, हाइलिन उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलिन उपास्थि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि वायु नली, किसको, वायु नली को चिपकने से कौन सी, हाइलिन उपास्थि, हाइलिन उपास्थि क्या करती है, रोकती है, रोकती है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सी आपकी वायु नली को चिपकने से रोकती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, हाइलिन उपास्थि कहते हैं, जो कि हमारी ये देखो यहाँ पर होती है इनमें। ठीक है, यहाँ पर जो होती है आपकी ये उपास्थि, ठीक है, जो कि हमारी वायु नली को चिपकने से रोक देती है। ठीक है, अगला जो है आवाज़ के ऊपर, मनुष्य और स्त्री और पुरुष की आवाज़ के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरह से आपका स्त्री और पुरुष की आवाज़ निकलती है। ठीक है, वो भी आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ महीन होती है और पुरुषों की जो आवाज़ होती है वो आपकी कैसी होती है, भारी होती है। ठीक, भारी और महीन आवाज़ के ऊपर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि भारी आवाज़ क्यों होती है मनुष्य की, और स्त्रियों की आवाज़ जो है महीन क्यों होती है, ये क्या वजह होती है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ठीक, तो मानव के क्या होता है, पुरुषों में कंठ बड़ा होता है। सबसे पहली बात क्या होगी, पहला क्या होता है, पुरुषों का जो कंठ होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। कंठ बड़ा होता है, पुरुषों का जो कंठ होगा वो कैसा होगा, बड़ा होता है महिलाओं से। ठीक है, और इसलिए आवाज़ कैसी मोटी होती है, इसलिए आवाज़ कैसी होती है, मोटी होती है, मोटी होती है। ठीक है, आवाज़ कैसी होती है, मोटी होती है। पुरुषों का कंठ बड़ा होता है, इसलिए उसकी आवाज़ जो होती है वो आपकी कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, अब पुरुषों के कंठ क्या होता है, तारत्व और आवृत्ति कम होती है इसकी। तारत्व, कंठ की आवृत्ति क्या हो, इसकी आवाज़ मोटी क्यों होती है, क्योंकि कंठ का तारत्व कम, तारत्व क्या होता है, कंठ का कम होता है,
और आवृत्ति भी क्या क्या होती है, कम होती है। तारत्व और आवृत्ति दोनों क्या होती हैं, कम होती हैं। तारत्व और आवृत्ति, ठीक है, तारत्व और आवृत्ति कम होने के कारण, क्योंकि कंठ का तारत्व और आवृत्ति कम होने के कारण क्या है, आवाज़ मोटी होती है। आवाज़ कैसी होती है, आवाज़ मोटी होती है, मोटी होती है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, कि तारत्व, मनुष्य की कंठ का तारत्व कैसा होता है, महीन होता है या कम होता है या ज़्यादा होता है। तो मनुष्य का तारत्व और आवृत्ति दोनों कम होती है, इसलिए आवाज़ उसकी मोटी होती है। इसके अपोजिट जो होगा वो महिलाओं के बारे में होगा। तो महिलाओं का कंठ कैसा होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसलिए तारत्व और आवृत्ति, तारत्व और आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा। इसलिए तारत्व और आवृत्ति ज़्यादा होने के कारण महिलाओं की आवाज़ महीन होती है। कैसी होती है, महीन या मधुर होती है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बनता है कि महिलाओं का कंठ छोटा होता है और महिलाओं की तारत्व और आवृत्ति कैसी होती है, तारत्व और आवृत्ति आपकी क्या होगी, अधिक होगी। महिलाओं के कंठ की तारत्व और आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए उनकी आवाज़ कैसी होती है, महीन होती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन इसमें बनता है, ठीक है। अब क्या है, वायुनली के बारे में आएगा आपका। वायुनली की लंबाई पूछी जाती है, वायुनली की लंबाई कितनी होती है। तो वायुनली की लंबाई अगर आपकी पूछ ली जाए, वायु नली की लंबाई, तो वायुनली की लंबाई जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, लगभग 12 सेंटीमीटर, लगभग कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर होती है लंबाई कंठ की, वो वायुनली की अगर पूछ ली जाएगी कितनी होती है, तो वायुनली की जो लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होती है लगभग, ठीक है। अब क्या है, फेफड़े में हमने बताया था क्या कि गुब्बारेनुमा वायु कोष्ठ होते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसमें कितने होते हैं, 300 मिलियन के करीब होते हैं। अब किसकी, डायफ्राम की बात करते हैं। डायफ्राम क्या होता है, और फेफड़े जो होते हैं वो हृदय को क्या है, यांत्रिक सहारा भी देते हैं, ठीक है। अब डायफ्राम की बात करते हैं। पहले क्या है, डायफ्राम, कौन सा, डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम फेफड़ों और क्या करता है, पाचन तंत्र को अलग करता है, ठीक है। यानी ऊपर का भाग फेफड़ों का होगा, नीचे का भाग आपका पाचन तंत्र का होता है, ठीक है। तो डायफ्राम का जो कार्य होता है वो पाचन तंत्र और फेफड़ों के बीच में क्या है, दोनों में दूरियां पैदा करने का, मतलब दोनों के बीच में जो होता है वो डायफ्राम होता है, और ये दोनों के बीच में स्थित होता है। डायफ्राम कहाँ होता है, पाचन तंत्र और फेफड़ों के बीच में होता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं, सांस लेने पर क्या होगा, डायफ्राम हमारा नीचे खिसक जाएगा और इसका जो आकार होगा फेफड़ों का वो बढ़ जाएगा।
और दाब जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका हम जब सांस लेते हैं उस तरह से। ठीक है, अब क्या है, ये फेफड़ों और हृदय को यांत्रिक सहारा, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि हाँ फेफड़ों और पाचन तंत्र को यांत्रिक सहारा कौन देता है, तो डायफ्राम फेफड़ों और पाचन तंत्र को यांत्रिक सहारा देता है। क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है, करता है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, डायफ्राम फेफड़ों और पाचन तंत्र को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब श्वास लेते समय हम क्या करेंगे, डायफ्राम कैसा हो जाता है, समतल। मैंने बताया था कि डायफ्राम समतल हो जाता है और फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों का दाब भी कम हो जाता है। क्या होता है, जैसे ही हम सांस लेंगे, सांस लेने पर क्या है, डायफ्राम नीचे खिसक जाएगा यानी समतल हो जाएगा, फेफड़ों का आकार बढ़ जाएगा और फेफड़ों का जो दाब होगा वो कम हो जाता है। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, डायफ्राम अपने जगह पर आ जाएगा यानी ऊपर खिसक जाता है और हमारे फेफड़े क्या हो जाते हैं, इसका आकार जो है कम हो जाता है और दबाव ज़्यादा हो जाता है। दाब जो होगा वो फेफड़ों के अंदर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दाब बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं फेफड़ों से संबंधित। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।